नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी फिनिश की, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की। आज मैं फिर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की क्लास 8 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा। उसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, फर्स्ट क्लास 8 और चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट है संविधान, और सेकेंड चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। तो दोनों चैप्टर को साथ में लेके चलते हैं। पहले हम संविधान पे चलते हैं। संविधान क्या है? दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सबका अपना अपना संविधान है। अब इस संविधान को समझने के लिए हम एक छोटी सी पहले कहानी सुनाते हैं। एनसीईआरटी में भी दी हुई है, हम भी उस कहानी को हमको भी ठीक लगा तो हम सुनाते हैं। जैसे फुटबॉल आप लोग मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, कोई मैच देखते होंगे। तो फुटबॉल मैच को हम लेते हैं एग्जाम्पल। फुटबॉल मैच में जब आप देखते हैं तो दो टीमें होती हैं। एक अपोजिट साइड के गोल करते हैं, एक गोलकीपर भी होता है, और उसमें फुट नाम ही से स्पष्ट है, उसमें पैर का इस्तेमाल होता है, हाथ का इस्तेमाल नहीं होता। अगर हाथ का इस्तेमाल हो जाएगा तो गेम फाउल, ये माना गया है। तो सारा कुछ नीचे के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फुटबॉल में, और उसमें तमाम छोटे छोटे नियम कानून बने जाते हैं। एक रेफरी होता है, ये सब काम करता है। तो ये जितना नियम कानून उस मैच के दौरान बनाया गया है, वही उस फुटबॉल मैच का संविधान हो गया। ठीक है, इसी को अब संविधान किसी देश का भी हम अब ले लेते हैं। ये तो फुटबॉल मैच के द्वारा हमने आपको थोड़ा समझा दिया, ये उसका संविधान हो गया। अब आप देश के बारे में आइए। लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं, सबका अपना अपना संविधान है। वो संविधान एक नियम कानून प्रतिपादित करता, उस नियम कानून के द्वारा ही उस सरकारें चलती हैं, और उसमें राजनीतिक व्यवस्था भी कायम की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था भी रहे भाई, और एक स्टेबल गवर्नमेंट भी रहे, ताकि सब कोई असुविधा किसी को ना हो। ये हो गया आपका संविधान। अब भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 1946 से 1947 में हमको आजादी मिली। 1946 से 1949 के बीच में यह संविधान का निर्माण हुआ भारत का। और भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन अंगीकृत भी हो गया, माने हम लोगों ने इसको एडॉप्ट कर लिया, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और अब हम उसी संविधान पर हमारा पूरा देश चल रहा है। हाँ, 1947 या 48 में जो परिस्थितियां थी, जो इन्वायरमेंट था हम लोगों का, अब आज थोड़ा धीरे धीरे बदलाव होता चला जा रहा। तो संविधान में इसकी गुंजाइश है कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि यहां पे बदलाव किया जाना है, तो उस पर संशोधन कर दें। तो संशोधन किया भी जाता रहा। 300-400 के आसपास संशोधन भी हो चुके हैं। समय समय पर हम लोगों ने संशोधन भी किया है। अब एक हम पड़ोसी देश का एग्जांपल ले लेते हैं इसी संविधान के बारे में। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वहां के राजा थे वीरेंद्र विक्रम शाह। पहले यानी वहां पर मोनार्की सिस्टम थी। तो 1990 से 2000 तक कंटिन्यू रहा, धीरे धीरे लोकतंत्र सर्वाइव करने लगा। लेकिन 2000 के आसपास ही वहां के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या कर दी गई। उनकी पूरी फैमिली सहित हत्या कर दी गई, और नाम आया उनके छोटे भाई का, ज्ञानेंद्र का। तो ज्ञानेंद्र एक बार से आपका दे कि उसी ने हत्या करवा दिया था, तो उसने उनको हत्या करवा दिया और फिर अपने राजा बन बैठा। लेकिन वहां की जो जनता थी, राजा वीरेंद्र के प्रति उनको देवता मानती थी। अब वो मानने को तैयार नहीं। अब फिर ज्ञानेंद्र ने कहा कि हम लोकतंत्र का बात करेंगे। इतना करते करते 2007 में आके 6 या 7 के आसपास वहां पर अंतरिम संविधान का निर्माण हुआ। अब वहां पर इस समय करंट सिचुएशन यह है कि वहां पर अब इलेक्शन हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ करते हैं, सांसद हुआ करते हैं। यह आपका हो गया पड़ोसी देश नेपाल की घटना संविधान निर्माण के संदर्भ में। अब आप चले आए
लोग जो संविधान है उसका मूलभूत लक्षण क्या है। नंबर 1 उसमें आता है संघवाद। संघवाद। नंबर 2 आता है संसदीय शासन पद्धति। नंबर 3 आता है शक्तियों का बंटवारा। नंबर 4 आता है मौलिक अधिकार। नंबर 5 आता है धर्मनिरपेक्षता। संघवाद क्या है भाई? संघवाद यानी एक सरकार तो है सेंटर में, राज्यों की भी सरकार है, यानी केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, सबको साथ में लेके चल रही हैं। तो ये हो गया संघवाद। माने सुप्रीम तो केंद्र है और बाकी जो राज्य हैं वहां पर भी अपनी अपनी सरकारें हैं। ये हो गया आपका संघवाद। सेकंड पे आते हैं संसदीय शासन पद्धति, यानी कि आप देखते हैं कि आप अपने के यहां एमपी और एमएलए का उनको आप वोट देते हैं, तो जो हम वोट देते हैं उस जिस व्यक्ति को वोट दिया वही व्यक्ति आगे चलकर उस सरकार का निर्माण करेगा। अरे भाई जितने भी सांसद हैं हमारे के यहां उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री हुआ करता है, जितने एमएलए हैं उसी में से एक सीएम हुआ करता है। ये आपका हो गया संसदीय शासन पद्धति। और तीसरे पे आप आ जाए शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का हमारे के यहां स्पष्ट बंटवारा है। इसमें शक्तियों के बंटवारे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं, स्पष्ट विभाजन है, कोई टकराव की बात नहीं है। ये टकराव विधायिका में एमपीज एंड एमएलएज हैं, ये विधायिका के उसमें दायरे में आते हैं। अब इसी एमपी एमएलए में जिसकी सरकार बनी, जिस पार्टी की सरकार बनी, उसी में मिनिस्टर्स बन गए अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब वो जो मिनिस्टर्स हो गए वो हो गए एजुकेटिव यानी कार्यपालिका। अब वो कार्य करेंगे, बाकी जितने भी एमपी एमएलए तो विधायिका में आ गए। अब जो जिसकी सरकार बन गई वो मंत्री बन गया, मिनिस्टर्स जो बन गए वो कार्यपालिका में आ गए। ये विधायिका हो गया, वो कार्यपालिका हो गया। और थर्ड पे आप आ जाएंगे न्यायपालिका। इन सबको चेक एंड बैलेंस करने के लिए न्यायपालिका है। क्यों न्यायपालिका? कहीं पर भी ये संविधान से हटकर तो नहीं काम कर रहे भाई। सरकार बन गई किसी एक पार्टी की, कहीं वो ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो गया या संविधान से हटके काम तो नहीं कर रहा। तो वो न्यायपालिका इन पर नजर बनाए रखती है कि संविधान, जो हमारा संविधान बना हुआ है, उस संविधान से ये सरकार हटकर काम न करने पाए। ये आपका हो गया शक्तियों के बंटवारे में। मौलिक अधिकार में हमारे क्या मौलिक अधिकार, आप आर्टिकल संविधान खोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक पूरा क्लास ही लगभग 35 तक, 19 से 35, 14 से 35 तक के आसपास, 36 के आसपास तक सारा का सारा मौलिक अधिकार। क्या क्या मौलिक? प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वेच्छता, कांत, धर्म की स्वतंत्रता, सब जितना भी है वो मौलिक अधिकार। एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है हमारे भारत देश में, उसको मूलभूत क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सब मौलिक अधिकार के दायरे में आता है और सब उसमें मेंशन है हमारे संविधान में। ये आपका होगा मौलिक अधिकार।